हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। और हम कर रहे हैं एस ब्लॉक। आज हम करेंगे हमारे नेक्स्ट लेक्चर में बात करेंगे एनॉमलस बिहेवियर ऑफ लिथियम की फ्रॉम द अदर एल्कली मेटल्स ऑफ दिस ग्रुप, यानी ग्रुप वन के। तो बच्चों, एनॉमलस बिहेवियर लिथियम का होता क्यों है? व्हाट आर द कॉजेज बिहाइंड इट? कॉजेज है, सबसे पहली चीज़ इसका सबसे छोटा साइज, वेरी स्मॉल साइज ऑफ lithium atom and lithium ion, राइट। दूसरी चीज़, हाई पोलराइजेशन पावर। आपको याद है, अकॉर्डिंग टू फजान्स रूल, जितना छोटा साइज कटायन का होता है उतनी ही ज़्यादा पोलराइजेशन पावर होती है ऑफ एनी आयन, विच इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कोवेलेंट कैरेक्टर ऑफ अ बॉन्ड। एंड जितना ज़्यादा कोवेलेंट करेक्टर होते हैं उतने ही ज़्यादा दे आर सॉल्युबल इन ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स होंगे, क्योंकि पानी के अंदर तो आयन बन जाते हैं। अभी पानी के अंदर इनके आयन्स बनेंगे नहीं। कोवेलेंट कैरेक्टर में क्या होता है कि जितने भी आपके ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं वहाँ ये सॉल्युबल हो जाते हैं, बिकॉज सच काइंड ऑफ कंपाउंड्स दे आर नॉट वेरी हाईली सॉल्युबल इन वाटर। पानी के अंदर ये अपने हाइड्रेटेड सॉल्ट ज़रूर बना सकते हैं, बट इसे हम पानी में सॉल्युबल हो जाएंगे वो नहीं कहते। दूसरी चीज़, अपने ग्रुप के अंदर इसकी आयोनाइजेशन एनर्जी सबसे ज़्यादा होती है एंड लीस्ट इलेक्ट्रो पॉजिटिविटी होती है, क्योंकि डाउन द ग्रुप इलेक्ट्रो पॉजिटिविटी इंक्रीजेस। ठीक है। नेक्स्ट इज, इसके जो आयन्स हैं इनके पास देर इज़ नो अवेलेबिलिटी ऑफ डी ऑर्बिटल्स। पक्की बात है, ग्रुप टू है, पीरियड नंबर 2 है, वहाँ डी ऑर्बिटल्स का कोई वास्ता नहीं है। लास्ट है आपके पास, दे हैव स्ट्रॉन्ग मेटालिक बॉन्ड्स। इन कारणों की वजह से लिथियम अपने बाकी एलिमेंट्स के साथ अलग सा बिहेव करता है। ठीक। एल्कली मेटल्स के अंदर बाकी एलिमेंट कौन कौन से हैं? सोडियम, पोटाशियम, रुबीडियम, सीजियम, फ्रेंचियम, उन सब से अलग बिहेव करता है, जस्ट बिकॉज ऑफ दीज रीजंस। आप इनको नोट कर लीजिए। तो चलिए देखते हैं डिफरेंस क्या है इनके बिहेवियर के अंदर। तो एक तरफ हम लिख लेते हैं हमारा लिथियम एंड अदर साइड पे लिखते हैं हम अदर एल्कली मेटल्स। सब एक तरफ हो गए, लिथियम एक तरफ है। ठीक। तो चलिए हम बनाते हैं इनका डिफरेंस। तो सबसे पहले लिथियम जो होते हैं दे आर हार्डर, जबकि एल्कली मेटल्स मोस्टली कैसे होते हैं? सॉफ्ट। दे हैव हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट कंपैरेटिवली। हायर होता है एंड इसका लोअर होता है। कंपैरेटिवली बात कर रहे हैं अमंग देम सेल्फ, वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट विद अदर ग्रुप और अदर एलिमेंट्स, वी आर टॉकिंग अबाउट लिथियम एंड दी अदर एलिमेंट्स ऑफ एल्कली ग्रुप। फ्रेंडशिप को वैसे हम छोड़ सकते हैं। नंबर 3, दे कैन फॉर्म्स ऑक्साइड्स like lithium oxide. These can form superoxide and peroxide. And superoxide. नेक्स्ट हमने देखा था कि अगर लिथियम की रिएक्शन आप नाइट्रोजन के साथ करते हैं सो ये इजीली एक नाइट्राइड बना देता है, राइट। अगर बैलेंस करोगे तो यहाँ 2, यहाँ कुछ नहीं, यहाँ नॉर्मल नाइट्रोजन ही रहेगा। ठीक है, 6 लिथियम हो जाएंगे। नाइट्राइड बनाता है, क्यों बनाता है? ड्यू टू इट्स हाई लैटिस एनर्जी। लेकिन ये सारे के सारे जो हैं ड्यू टू लो लैटिस एनर्जी डू नॉट फॉर्म नाइट्राइड्स। नेक्स्ट देखते हैं
They are LiOH is a weak base. Basicity is increasing down the group, is a weak base. These are the strong bases. Right? फिर हमने देखा because of highest negative electrode potential, lithium hydride is stable and these are less stable hydrides. Less stable hydrides. Then we know lithium hydride की अगर को हीट करते हैं तो हमें लिथियम ऑक्साइड और वाटर मिलता है. लेकिन अगर आप NaOH को डिकम्पोज करना चाहो, एग्जाम्पल दे रही हूँ, एनी अदर हाइड्रोक्साइड को आप डिकम्पोज करना चाहें, डू नॉट डिकम्पोज इनटू ऑक्साइड. हो जाएंगे डिकम्पोज लेकिन ऑक्साइड में नहीं होंगे. इनटू ऑक्साइड एंड वाटर ईजीली नहीं होंगे. इसके लिए आपको बहुत ज़्यादा हीट एनर्जी या विग्रस कंडीशंस देनी पड़ेंगी बिकॉज दे आर हाईली स्टेबल. देन लिथियम कार्बोनेट, इसको भी अगर आप हीट करते हो तो यू विल गेट लिथियम ऑक्साइड एंड कार्बन डाइऑक्साइड. यहाँ पर सेम चीज़ होगी, देयर विल बी नो रिएक्शन ईजिली. ठीक. नंबर 9, लिथियम हाइड्रोजन कार्बोनेट को आप देखेंगे अगर तो दीज आर नॉट सॉलिड्स. अदरवाइज जितने भी कार्बोनेट्स होते हैं, बाई कार्बोनेट्स होते हैं, दे आर सॉलिड. ठीक. नंबर 10, लिथियम की रिएक्शन अगर आप एसिटाइलिन से करते हैं तो कोई रिएक्शन नहीं होगा. इट कैन नॉट रिप्लेस हाइड्रोजन. लेकिन अगर हम किसी और मेटल की रिएक्शन एसिटाइलिन से करते हैं तो ये डिस्प्लेस करता है हाइड्रोजन को. डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होती है. इट विल बिकम दिस मॉलिक्यूल. यहाँ रिएक्शन हो जाएगी, दे विल डिस्प्लेस हाइड्रोजन. ठीक है जी. 11th पॉइंट देखते हैं. लिथियम की रिएक्शन अगर आप कार्बन से कराते हैं, यू कैन ईजिली गेट लिथियम कार्बाइड लाइक दिस. हाइड्रोजन को डिस्प्लेस नहीं कर रहा वो, लेकिन रिएक्शन ही डायरेक्टली लिथियम से है. यहाँ कोई भी रिएक्शन नहीं होगी. 12th में देखिए लिथियम नाइट्राइट, लिथियम नाइट्रेट. नाइट्रेट को अगर आप हीट करते हैं तो अगेन यू विल गेट अ लिथियम ऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड गैस एंड ऑक्सीजन गैस विल बी लिबरेटेड. यहाँ पे ऑक्साइड नहीं बनेगा, नो ऑक्साइड फॉर्मेशन. राइट. आप इसको नोट कर लीजिए. इसी सीरीज में देखिए लिथियम का अगर आप ऑक्साइड देखते हो, हाइड्रोक्साइड देखते हो, लिथियम कार्बोनेट, लिथियम फॉस्फेट या उसके ऑक्सोलेट देखते हैं, लिथियम फ्लोराइड देखते हैं, दीज आर ऑल लेस सॉल्यूबल इन वाटर. मैंने आपको बताया था वाटर में कोवलेंट कंपाउंड्स ज़्यादा सॉल्यूबल नहीं होते, दे आर मोर सॉल्यूबल इन ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स. लेकिन ये वाले कंपाउंड आयनिक हैं अदर मेटल के, सो दे आर सॉल्यूबल इन वाटर. ठीक. नेक्स्ट हम देखते हैं नंबर 14th. लिथियम क्लोराइड इज सॉल्यूबल इन ऑर्गेनिक सॉल्वेंट. अगेन हमें पता है क्यों, it's a covalent compound, right? So, but these chlorides are soluble like NaCl, KCl are soluble in water. Right? So आप इसको नोट कर लीजिए. तो हम देखते हैं how lithium is similar in behavior with magnesium also. So what is the diagonal relationship between lithium and magnesium?
तो लेट्स लुक एट द डायगोनल रिलेशनशिप। बच्चों, अगर हम देखते हैं लिथियम का साइज, एटम का साइज, तो वो आता है 152 पिकोमीटर। अगर आप मैग्नीशियम का साइज देखते हो तो वो है 160 पिकोमीटर। लिथियम आयन का साइज देखिए 76 पिकोमीटर। मैग्नीशियम के बाइवेलेंट आयन का साइज देखेंगे तो 72 पिकोमीटर। नियरली सिमिलर साइजेस आ रहे हैं, राइट। सो डायगोनल रिलेशनशिप में क्या मिलता है? बिकॉज ऑफ दीज थिंग्स दे हैव सिमिलर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। They have similar electronegativity. लिथियम की ऑन द स्केल इज 0.98 और मैग्नीशियम की होती है 1.2 इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है। दोनों सिमिलर हैं। अभी हमने देखा लिथियम कैसा होता है, हार्ड। सो अपने अपने रिस्पेक्टिव ग्रुप के कंपैरेटिवली बोथ आर क्वाइट हार्ड इन फिजिकल स्टेट। नंबर 3, लिथियम के हाइड्रोक्साइड हमने देखे या वाटर सॉल्युबल होते हैं, वीक बेसिस होते हैं। सिमिलरली मैग्नीशियम का हाइड्रोक्साइड भी बोथ आर वीक बेसिस। नंबर 4, बोथ फॉर्म आयनिक नाइट्राइड when heated with नाइट्रोजन मॉलिक्यूल। जब भी नाइट्रोजन के साथ इनको रिएक्ट किया जाता है तो दे डू फॉर्म नाइट्राइड, लाइक लिथियम नाइट्राइड एंड मैग्नीशियम नाइट्राइड। They though both will form the nitrides. Number 5, hydroxides decompose into oxide and water on heating. दोनों के दोनों इसी तरह से डिकम्पोज होते हैं। नंबर 6, बोथ कंबाइन विद ऑक्सीजन टू फॉर्म ऑक्साइड, क्योंकि इनके दोनों का आयनिक साइज सेम होता है, मैग्नीशियम का आयन और लिथियम का साइज, एंड स्मॉलर कटाइंस कैन ओनली होल्ड द सिंपल ऑक्साइड आयन एंड कैन नॉट द सुपर ऑक्साइड और पेरोक्साइड आयन। द कार्बोनेट्स decompose on heating into carbon dioxide plus oxides. कौन कौन से ऑक्साइड हो सकते हैं? लिथियम का ऑक्साइड हो सकता है और मैग्नीशियम का ऑक्साइड हो सकता है। सो बोथ डू नॉट फॉर्म सॉलिड बाइकार्बोनेट्स। बाकी सारे एल्कली मेटल्स और अर्थ मेटल्स बाइकार्बोनेट्स बनाते हैं सॉलिड, बट नॉट दी लिथियम एंड मैग्नीशियम। लिथियम के अगर नाइट्रेट्स हैं, अगर हम उन्हें हीट करते हैं इन दोनों मेटल्स के, तो हमें मिलती है नाइट्रोजन गैस, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड गैस प्लस ऑक्सीजन, प्लस यू विल गेट दी रिस्पेक्टिव ऑक्साइड ग्रुप्स। नंबर 10, lithium chloride and magnesium chloride both are soluble in organic solvent, क्योंकि ये दोनों के दोनों कैसे हैं? कोवलेंट कंपाउंड्स। सो soluble in organic solvents. Number 11, lithium chloride and magnesium chloride, they form crystals from aqueous solution, यानी हाइड्रेटेड सॉल्ट्स बनाते हैं। as lithium chloride 2H2O and magnesium chloride 6H2O. ठीक, they are going to form hydrated salts. Lastly we can see that इनके जितने भी ऑक्सी सॉल्ट्स होते हैं they are sparingly soluble in water, यानी very less soluble in water। और हमें पता है कि क्यों? क्योंकि they are mostly having a
गुड कोवलेंट कैरेक्टर, सो ये पानी में नहीं ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में घुल जाते हैं, राइट। आप पॉज करके इसको नोट कर लीजिए। अब अगर हम यूजेस ऑफ एल्कली मेटल्स देखें बच्चों, तो सोडियम एंड पोटाशियम के तो वेराइटी ऑफ यूजेस हैं जो आप जानते हैं, एज इन सोप, एज इन फायर एक्सटिंग्विशिंग, राइट, एज इन बेकिंग इंडस्ट्री। तो जितने भी आपने सोडियम के सॉल्ट देखे होंगे, लाइक NaOH, सोडियम हाइड्रोक्साइड हो गया आपका, सोडियम क्लोराइड हो गया, ब्लीचिंग पाउडर तो नहीं कह सकते, लेकिन हाँ सोडियम कार्बोनेट हो गया। इंडस्ट्री इन लॉन्ड्रीज में हम इन्हें यूज़ करते हैं, राइट। नॉट इन द बेकिंग इंडस्ट्री, बेकिंग इंडस्ट्री में अल्कली अर्थ मेटल आता है, दैट इज़ दी कैल्शियम कार्बोनेट। सो इसको हम लोग अल्कली मेटल्स के लिए रखेंगे। दूसरी चीज़ आप देखोगे, इवन हम लेकिन बेकिंग इंडस्ट्री में क्यों कह सकते हैं, बिकॉज बेकिंग सोडा के फॉर्मेशन के लिए आपको सोडियम चाहिए होता है, सो वी कैन से दैट दे आर यूज्ड इन बेकिंग इंडस्ट्रीज। बाकी लिथियम का आपको पता है, इट इज़ यूज्ड इन बैटरीज। लिथियम की बैटरीज होती हैं, स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट होता है, ठीक है। इसके अलावा इट इज़ यूज्ड एज फॉर्मेशन ऑफ वाइट मेटल बेयरिंग्स। छोटी छोटी राउंड बॉल्स होती हैं जो स्टील की जैसी दिखती हैं, द वाइट मेटल बेयरिंग्स आर फॉर्म फ्रॉम द लिथियम, इट इज़ बाय अ लिथियम अलॉय, फॉर्मेशन ऑफ एन अलॉय। इसके अलावा आपको मालूम है एल्यूमिनियम इट इज़ यूज्ड इन एयरक्राफ्ट इंडस्ट्री, even in thermonuclear reactor, along with magnesium, right. So we have sodium, potassium, okay. इसके अलावा सोडियम का एक और यूज़ होता है, दैट इज़ यूज्ड इन दी फॉर्मेशन ऑफ वेरियस अलॉयज, ठीक है जी। बट हमें इतना ध्यान नहीं करना, इतना बहुत है हमारे लिए। लिक्विड सोडियम is used as coolant in nuclear reactor. Also, it has great importance in बायोलॉजिकल सिस्टम्स, यानी हम लोगों की बॉडीज़ में विदाउट सॉल्ट हम कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि हम लोग बेसिकली सोडियम की बात करते हैं, ठीक है। सोडियम आयन के होने की वजह से पोटाशियम, सोडियम एंड पोटाशियम बोथ, it also it has, यानी सोडियम एंड पोटाशियम has great importance in biological processes. पोटाशियम जो है बच्चों एक अच्छा फर्टिलाइज़र भी है, यूज्ड इन फर्टिलाइजर्स, राइट। एंड और लास्ट में हम देख सकते हैं सीजियम को। सीजियम के बारे में क्या बात की थी, दे आर यूज्ड इन फोटो इलेक्ट्रिक cells. So there's few uses of alkali metals. You can make out so many other uses according to the compounds. Aluminium हम लोग corrosions को prevent करने के लिए भी करते हैं because of anodizing, right? So let's look at the alkali earth metals. बच्चों alkali earth metals is group 2 metals and they have beryllium, magnesium, calcium, strontium, रेडियम, बेरियम एंड देन रेडियम। और हम यहाँ पे रेडियम की ज़्यादा बात नहीं करेंगे बिकॉज इट्स रेडियो एक्टिव, ठीक। सो वी हैव टू टॉक अबाउट दीज 5 एलिमेंट्स। बेरिलियम एटॉमिक नंबर 4, मैग्नीशियम 12, कैल्शियम 20, स्ट्रॉन्शियम, बोलिए स्ट्रॉन्शियम का एटॉमिक नंबर क्या हो जाएगा, स्ट्रॉन्शियम इज 38, और बेरियम का क्या होगा बोलिए, ऐड कीजिए टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने होंगे, इट्स 50, ठीक है।
So this belong to period number 2, 3, 4, 5 and 6. ठीक. कॉन्फ़िगरेशन अगर लिखेंगे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन तो क्या लिखोगे बच्चों? जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है NS2. सो देखो यहाँ लिख लेंगे 2s2, 3s2, 4s2, 5s2 एंड 6s2. ठीक. इससे पहले अगर लिखनी होगी कॉन्फ़िगरेशन तो आप क्या लिखेंगे? हीलियम 2, हीलियम के बाद क्या आता है? नियॉन 10, उसके बाद आर्गन 18, क्रिप्टॉन 36, xenon 54, 54, 48, xenon 36, 37, 38. This is 48. ठीक. So this is a general electronic configuration and this is a specific electronic configuration of each element. Right? अगर आप इसकी वैलेंसी देखोगे बच्चों तो क्या होगी? वैलेंसी सबकी कैसी होती है? +2 की. यानी कि ये सारे के सारे कैसा आयन बनाएंगे? बाइवेलेंट आयन. दैट इज Be2+, Mg2+, कैल्शियम 2+, स्ट्रॉन्शियम 2+ एंड बेरियम 2+. ठीक, यही आयन बनेगा. अगर अब इसके ट्रेंड्स देखोगे आप बच्चों, चलिए ट्रेंड्स पे आते हैं. इसका यहाँ फ्लेम टेस्ट ऐड कर लेते हैं कि कौन कौन से कलर देगा ये. तो बच्चों ध्यान रखिए, बरेलियम एंड मैग्नीशियम, these two elements or ions, they do not give flame test due to very high ionization energy. ठीक. क्यों है सबसे ज़्यादा हाई आयोनाइजेशन एनर्जी? क्योंकि आप देखिए दे आर इन द स्टेबल नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन, स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन में है. एस ऑर्बिटल इज फुल्ली फिल्ड. तो ये इसको निकालने के लिए, और साइज़ भी छोटा है एटम का, आयन का, तो इसको निकालने के लिए हमें बहुत ज़्यादा हाई एनर्जी देनी पड़ती है. एज अ रिजल्ट दे डू नॉट गिव अस दी फ्लेम टेस्ट पॉजिटिव. अब यहाँ देखो, अगर कैल्शियम को बर्न करते हैं तो ये कैसा रंग देता है? ब्रिक रेड कलर. स्ट्रॉन्शियम को हीट करेंगे, इट विल गिव अस क्रिम्सन रेड, जस्ट लाइक लिप्स आपने लिथियम में देखा था. बेरियम विल गिव यू ग्रीन एप्पल कलर. और अगर आप रेडियम आयन की बात करते हो तो इट गिव्स यू जस्ट रेड कलर. राइट. तो चलिए ज़रा इनके ट्रेंड्स देखते हैं. नंबर सेकंड, आप फर्स्ट हमने देखा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन. नेक्स्ट लेट अस लुक एट एटॉमिक रेडियाई एंड द आयनिक रेडियाई. तो बच्चों एटॉमिक रेडियाई और आयनिक रेडियाई में बिल्कुल जनरल ट्रेंड होता है दैट एटॉमिक इट डिक्रीजेस डाउन द ग्रुप. It decreases, increases down the group. It increases down the group. As usual we know shells add होती जाएंगी, so it will keep on increasing. But अगर हम compare करें between group 1 and group 2, so हमें मालूम है across the period net nuclear effect increases, nuclear force of attraction increases, so atomic and ionic radii decreases. So अगर हमें कोई पूछता है कि ग्रुप 1 और ग्रुप 2 के अंदर किसका रेडियस ज़्यादा होगा, तो हमें पता है कि ग्रुप 1 का रेडियस विल बी मोर देन ग्रुप 2. करेक्ट. थर्ड हम देखते हैं बच्चों आयोनाइजेशन एनर्जी. आयोनाइजेशन एनर्जी, अब हमें मालूम है कि इसकी कॉन्फ़िगरेशन क्या होती है? NS2. करेक्ट. सो जैसे जैसे हम पीरियड में आगे बढ़ते हैं, क्रॉस द पीरियड चलते हैं, अक्रॉस द पीरियड फ्रॉम, अगर हम ग्रुप 1 से ग्रुप 2 की तरफ जाएं, सो आयोनाइजेशन एनर्जी विल इंक्रीज. And we know down the group
आयोनाइजेशन एनर्जी विल डिक्रीज। सो जनरल ट्रेंड है, लेकिन हमें जो पॉइंट ध्यान रखना है बच्चों वो ये है, लेट अस टेक हमारे पास कैल्शियम है, कैल्शियम का एटॉमिक नंबर 20, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इज 3s2। राइट, तो जब पहले इसमें से एक इलेक्ट्रॉन निकालोगे आप तो आप बनाओगे कैल्शियम आयन, करेक्ट। अब देखो, आप स्टेबल स्टेबल फुल्ली फिल्ड एस ऑर्बिटल से एक इलेक्ट्रॉन निकाल रहे हो, सो आपको बहुत ज़्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी। सो द फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी विल बी हायर एज कंपेयर टू द फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी ऑफ ग्रुप वन। क्योंकि ग्रुप वन में देखिए, अगर हम इसके कंपैरिजन में सोडियम को देखें, एटॉमिक नंबर 11, एक इलेक्ट्रॉन लूज करना चाहता है क्योंकि NS1 है, ठीक, NS1 है, एक इलेक्ट्रॉन लूज करके इट विल फॉर्म इजीली अ स्टेबल नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन। सो इसकी आयनाइजेशन एनर्जी 1, यानी पहला इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए इसको एनर्जी कम देनी पड़ेगी, इसको एनर्जी ज़्यादा देनी पड़ेगी। सो यहाँ से आप क्या इन्फर करते हो, दैट आयनाइजेशन एनर्जी 1 ऑफ ग्रुप 2 is more than the first ionization energy of group 1। बोलो ठीक है, ये तो हुआ फर्स्ट वाला। अब मान लो आप सेकंड से निकालते हो, यानी कैल्शियम 1 प्लस आयन से एक और इलेक्ट्रॉन निकालना चाहते हो, तो देखो कॉन्फ़िगरेशन क्या है यहाँ, आर्गन 18, 3s1 रह गई, एक इलेक्ट्रॉन निकालने के बाद देखो ये थी 3s1, यहाँ क्या है नियॉन 10, तो यहाँ क्या बनेगा कैल्शियम +2, तो कॉन्फ़िगरेशन क्या बन जाएगी आर्गन 18। तो दिस में जो सेकेंड आयनाइजेशन एनर्जी होगी दैट विल बी लेस, क्योंकि अब ये स्टेबल बन जाएगा। और दूसरी तरफ देखो, अगर सोडियम आयन से अब आप एक इलेक्ट्रॉन निकालना चाहो तो ये क्या है नियॉन 10, तो अगर एक और निकालने की कोशिश करोगे तो आप यू आर ट्राइंग टू मेक अ स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन, ट्राइंग टू मेक स्टेबल अनस्टेबल, तो ये तो होने वाला नहीं है ना। इसका मतलब यहाँ की आयोनाइजेशन एनर्जी 2 विल बी वे टू हाई दैन द सेकेंड आयोनाइजेशन एनर्जी ऑफ ग्रुप 2। सो यहाँ पॉइंट लिखेंगे, सेकेंड आयोनाइजेशन एनर्जी ऑफ ग्रुप 2 इज़ वेरी लेस दैन द आयोनाइजेशन एनर्जी 2 ऑफ ग्रुप 1। बट ये भी ध्यान रखना है कि सक्सेसिव आयोनाइजेशन एनर्जीज हमेशा ज़्यादा होती हैं, successive ionization energies are always more because of net nuclear effect, because of increased net nuclear effect। देखो कैल्शियम था, कैल्शियम से कैल्शियम प्लस बनाया, एक इलेक्ट्रॉन निकल गया, न्यूक्लियर इफेक्ट या फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ गई। यहाँ से आप निकाल रहे हो, नो डाउट ये स्टेबल हो जाएगा, बट येस न्यूक्लियर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन तो बहुत ज़्यादा थी। सो इसका मतलब ये वाली आयोनाइजेशन एनर्जी और ये वाली आयोनाइजेशन एनर्जी में ये ज़्यादा होगी। सो I2 इज़ मोर देन I1 इन केस ऑफ कैल्शियम, लेकिन अगर उसे ग्रुप 1 से कंपेयर करते हैं तो वो कम हो, ऊपर रिवर्स ऑर्डर देगा। समझ में आई मेरी बात। सक्सेसिव आयोनाइजेशन एनर्जी हमेशा ज़्यादा होती हैं, लेकिन लुकिंग एट द स्टेबल कॉन्फ़िगरेशंस अगर दो चीज़ों को कंपेयर करोगे तो फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी ग्रुप 1 से ज़्यादा होगी और सेकंड ग्रुप 1 से कम होगी, लेकिन ये दोनों में कंपेयर करोगे तो ये ज़्यादा ही आएगी। इज़ दैट क्लियर? आप नोट कर लीजिए। सो नेक्स्ट देखते हैं बच्चों, हाइड्रेशन एनर्जी। हाइड्रेशन एनर्जी में पता है इट इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू साइज ऑफ कटाइन। सो हमें पता है डाउन द ग्रुप size increases, so down the group hydration energy decreases। राइट, आप इसको नोट कर लीजिए, फिर दोनों ग्रुप्स को भी कंपेयर करते हैं।
So let us compare group 1 and group 2, यानी across the period. So across the period ध्यान रखिए बच्चों, hydration energy of group 2 will be more than hydration energy of group 1 because size of atom decreases. तो और हमने क्या पढ़ा था कि हाइड्रेशन एनर्जी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द साइज ऑफ एटम और द आयन. ठीक है, इसीलिए हाइड्रेशन एनर्जी अक्रॉस द पीरियड इंक्रीज कर रही है. सो वी कैन से दैट ग्रुप 2 एलिमेंट्स आर मोर हाइड्रेटेड. राइट, फॉर एग्जाम्पल MgCl का हमने कैसे बनाया था, .6H2O. तो याद करो लिथियम क्लोराइड का क्या बनाया था, 2H2O. तो लेस नंबर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स आर देयर, यहाँ देखो ज़्यादा है, सो दे आर मोर हाइड्रेटेड. सो कैल्शियम क्लोराइड का देखो 6H2O मिलता है. ठीक है, और हमने देखा है कि KCl NaCl तो हाइड्रेट होते ही नहीं, डू नॉट फॉर्म हाइड्रेटेड सॉल्ट्स. करेक्ट. सो हम देख रहे हैं हाइड्रेशन इज इंक्रीजिंग अक्रॉस द पीरियड. मैग्नीशियम में 6 वाटर मॉलिक्यूल्स, कैल्शियम में 6 वाटर मॉलिक्यूल्स, लिथियम में 2 वाटर मॉलिक्यूल्स हैं. राइट, लेट अस कंपेयर द मेटालिक प्रॉपर्टी और द मेटालिक कैरेक्टर. बच्चों हम क्या कहते हैं, मेटालिक कैरेक्टर इंक्रीजेज विद द साइज ऑफ द एटम, क्योंकि डाउन द ग्रुप साइज बढ़ता है, मेटालिक प्रॉपर्टी इंक्रीज करती है. राइट, सो मेटालिक कैरेक्टर is directly proportional to size of atom. ठीक, so we can say that अगर हम group 1 और group 2 को compare करें तो group 1 is more metallic than group 2 because across the period size decrease कर रहा है. देखिए थोड़ा confusing होगा, लेकिन सारी चीज़ें compare करनी ही है हमें. ठीक है, so metallic character वैसे भी हमें पता है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इंक्रीज करती है. So across the period metallic character decreases. क्योंकि साइज ऑफ द एटम इज इंक्रीजिंग, इसलिए वो मेटालिक कम होते हैं. ठीक है, अब देखते हैं मेटालिक बॉन्ड का मतलब क्या है. ये तो होगा मेटालिक कैरेक्टर. नेक्स्ट देखते हैं मेटालिक बॉन्ड्स. मेटालिक बॉन्ड का मतलब क्या होता है बच्चों, जितनी भी आपकी मेटालिक बॉन्ड होती हैं इट इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स एंड इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू साइज ऑफ द एटम. तो ध्यान रखिए मेटालिक कैरेक्टर अलग है, मेटालिक बॉन्ड अलग चीज़ है. मेटालिक बॉन्ड वैलेंस इलेक्ट्रॉन पे डिपेंड करती है. सो वी नो दैट ग्रुप 1 और ग्रुप 2 के अंदर वैलेंस इलेक्ट्रॉन देखोगे तो यहाँ 1 है, यहाँ 2 है. सो इसका मतलब metallic bond is more in group 2 than group 1. वैसे भी देखो साइज ऑफ द एटम से भी कंपेयर कर रहे हैं, साइज ऑफ द एटम इज स्मॉलर इन ग्रुप 2, इसीलिए मेटालिक बॉन्ड वहाँ पे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होंगी. ओके, चलिए नेक्स्ट देखते हैं इनका हार्डनेस चेक कर लेते हैं. नाउ दीज ग्रुप्स आर मेटालिक. इसमें देखेंगे अगर आप तो ग्रुप 1 के बारे में हमने बात की थी, दे आर सॉफ्टर, बट ग्रुप 2 के एलिमेंट्स जो होते हैं दे आर हार्डर. दे आर हार्डर होते ये भी सॉफ्ट ही हैं, दोनों ही सॉफ्ट हैं, लेकिन इन दोनों को कंपेयर करें तो दीज आर हार्डर दैन ग्रुप 1, येट बोथ आर सॉफ्टर दैन अदर ऑर्बिटल्स और अदर ब्लॉक्स. हमने पढ़ा ना S ब्लॉक, P ब्लॉक, तो अदर ब्लॉक से ये सॉफ्ट ही होते हैं दोनों, लेकिन आपस में कंपेयर करें तो ग्रुप 2 के एलिमेंट्स आर दे आर हार्डर. नंबर 7 देखते हैं, इनका मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट चेक करें अगर, तो इट डिपेंड्स अपॉन मेटालिक बॉन्ड. डिपेंड्स ऑन मेटालिक बॉन्ड, कौन कितनी ज़्यादा बॉन्ड्स बना सकता है. सो हमें पता है
ग्रुप टू की मेटालिक बॉन्ड ज़्यादा थी, सो मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट ऑफ ग्रुप टू इज मोर देन ग्रुप वन बिकॉज उसके मेटालिक बॉन्ड ज़्यादा हैं. सो ग्रुप टू की मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट ग्रुप वन से ज़्यादा है. बट मेक श्योर वी आर कंपेयरिंग दीज टू ग्रुप्स. लेकिन अगर अदर ऑर्बिटल अदर ब्लॉक से कंपेयर करेंगे तो मेल्टिंग पॉइंट ज़्यादा होगा क्योंकि इनके वैलेंस इलेक्ट्रॉन कंपेरेटिवली ज़्यादा होंगे. ठीक. नेक्स्ट हम देखते हैं इनका इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी. आप समझ ही गए हैं, अक्रॉस द पीरियड इलेक्ट्रोपॉजिटिव करेक्टर कम होता है. सो ग्रुप वन आर मोर इलेक्ट्रोपॉजिटिव दैन ग्रुप टू. Group 1 is more electropositive than group 1 than group 2. करेक्ट. नेक्स्ट हम देख लेते हैं इनकी थर्मल एंड इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी. बच्चों ग्रुप 1 जो होता है दे हैव हाई थर्मल एंड बोथ हैव दी हाई थर्मल एंड इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटीज बोथ. ग्रुप 2 दे आर हाईली कंडक्टिव. कैसे? थर्मल भी, हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी बोथ. दे हैव हाई कंडक्टिविटी. आप इसको नोट कर लीजिए पॉज करके. चलिए नेक्स्ट देखते हैं. जितने भी आपके ग्रुप 2 के एटम्स होते हैं दे फॉर्म आयनिक बॉन्ड्स एक्सेप्ट beryllium and magnesium because both have high covalent character. Right? Number 11 डेंसिटी. अगर आप कंपेयर करते हो तो डेंसिटी इज कैसी होगी इनकी डेंसिटी? कंपेयर डेंसिटी ऑफ alkali metals, alkaline earth metals down the group increases. क्यों इंक्रीज कर रही है? बिकॉज मास ओवरवेज वॉल्यूम. राइट. बट अगर आप अक्रॉस द पीरियड देखते हो तो क्या होता है? अगेन डेंसिटी इंक्रीजेज अक्रॉस पीरियड ऑल्सो बिकॉज मास इज इंक्रीजिंग and volume is constant. So अगर आप डेंसिटीज़ की बात करते हो तो डेंसिटी ऑफ ग्रुप 1 इज लेस देन द डेंसिटी ऑफ ग्रुप 2. अब अगर हम कंपेयर करें इसके आप कैल्शियम मैग्नीशियम, चलिए मैग्नीशियम, स्ट्रॉन्शियम एंड बेरियम, तो ये जनरल ट्रेंड फॉलो नहीं करते. नो डाउट हम कहते हैं इंक्रीज, इसमें डेंसिटी इंक्रीज करती है बट डू नॉट फॉलो जनरल ट्रेंड. क्या डिफरेंस आता है देखिए, ऑर्डर में लिख लेते हैं इनको. बरेलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम उल्टा चल रहा है. उसके बाद स्ट्रॉन्शियम, बेरियम एंड रेडियम. बरेलियम को सेंटर में ले लिया हमने. दिस इज द ऑर्डर. यानी कि कैल्शियम ये रहेगा आपका ऑर्डर. सो लीस्ट डेंसिटी है किसकी? इसकी डेंसिटी मॉडरेट है. सबसे कम डेंसिटी हमें मिलती है, लीस्ट डेंसिटी मिलती है कैल्शियम की. क्यों मिलती है? बिकॉज ऑफ वेकेंट डी ऑर्बिटल. वेकेंट डी ऑर्बिटल. ठीक. और इसमें सबसे ज़्यादा डेंसिटी क्यों है? मैक्सिमम क्यों है? मैक्सिमम डेंसिटी है बिकॉज ऑफ मैक्सिमम मास टू वॉल्यूम रेशो. ठीक है. नेक्स्ट हम देखते हैं बच्चों रिएक्टिविटी ऑफ बेरिलियम टू बेरियम. अगर आप देखोगे तो बेरिलियम इज लीस्ट रिएक्टिव देन बेरियम. ऐसा क्यों? देखिए हमने पढ़ा था इलेक्ट्रोड पोटेंशियल को, करेक्ट ना. इलेक्ट्रोड पोटेंशियल क्या होता है? टेंडेंसी टू लूज इलेक्ट्रॉन, टेंडेंसी टू
lose electron in aqueous solution, यानी आयन बन रहे हैं. ये इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कौन सा है? ऑक्सीडेशन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल है, ठीक है. और टेंडेंस ये है ऑक्सीडेशन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल. और रिडक्शन क्या होता है? रिडक्शन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल इज टेंडेंसी टू गेन इलेक्ट्रॉन. ठीक. अब हमने क्या देखना है कि इलेक्ट्रोड पोटेंशियल इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रिड्यूसिंग पावर और द रिड्यूसिंग प्रॉपर्टी. यानी कि रिडक्शन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल मतलब टू गेन इलेक्ट्रॉन, दूसरे को ऑक्सीडाइज करेंगे, है ना. सो यानी कि टेंडेंसी टू लूज इलेक्ट्रॉन. अगर ऑक्सीडेशन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल देखते हो तो जिसका ऑक्सीडेशन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कंपेयर करोगे वो रिड्यूसिंग प्रॉपर्टी ज़्यादा देगा. देखो कैसे. अगर कोई भी मेटल है वो 2 इलेक्ट्रॉन लूज करके मेटल 2 पॉजिटिव बाईवेलेंट आयन बनाएगा तो ये 2 इलेक्ट्रॉन कोई और चीज़ गेन भी तो करेगी. लेट अस से एक्स जो है वो 2 इलेक्ट्रॉन गेन करेगा, सो ये x2 में कन्वर्ट हो जाएगी, ठीक है. 2x करेंगे तो. सो दिस इज व्हाट वी आर सेइंग. तो ये जो है दे विल हैव अ रिड्यूसिंग प्रॉपर्टी, रिड्यूसिंग पावर, क्योंकि खुद क्या हुए हैं? ऑक्सीडाइज हुए हैं, ठीक. तो जिनका भी इलेक्ट्रोड पोटेंशियल यानी ऑक्सीडेशन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की बात कर रहे हैं, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल जिसका ज़्यादा होगा उसकी टेंडेंसी टू लूज इलेक्ट्रॉन ज़्यादा होगी, यानी पॉजिटिव इलेक्ट्रॉन पोटेंशियल ज़्यादा होना चाहिए. नाउ आयनाइजेशन एनर्जी जो होती है बच्चों वो क्या है? टेंडेंसी टू लूज इलेक्ट्रॉन इन गैसियस स्टेट. इलेक्ट्रोड पोटेंशियल को हम कंपेयर करते हैं एक्वस सोल्यूशन से, ठीक है, क्योंकि हाइड्रोजन लिबरेट करना है. और आयोनाइजेशन एनर्जी को कंपेयर करते हैं किससे? व्हाट इज आयोनाइजेशन एनर्जी? इट इज़ द टेंडेंसी टू लूज इलेक्ट्रॉन इन गैसियस स्टेट. तो बड़ा अच्छा कॉन्सेप्ट है बच्चों. अगर आपसे कोई पूछता है इलेक्ट्रोड पोटेंशियल क्या है तो आप कहोगे टेंडेंसी टू लूज इलेक्ट्रॉन इन एक्वस सोल्यूशन, क्योंकि हाइड्रोजन गेन करेगा. और टेंडेंसी टू लूज इलेक्ट्रॉन इन गैसियस स्टेट, इट इज़ द आयनाइजेशन एनर्जी. सो आप इसको नोट कर लीजिए. सो चलिए देखते हैं इन दोनों को रिलेट कैसे करना है बच्चों. रिडक्शन कैरेक्टर और द रिड्यूसिंग पावर जो है इट इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू आयनाइजेशन एनर्जी, ठीक. जब तक इलेक्ट्रॉन लूज नहीं करेंगे दूसरे को आप रिड्यूस नहीं कर सकते. जो जितनी ज़्यादा एनर्जी लेगा उतना कम रिड्यूस करेगा. एंड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इलेक्ट्रोड पोटेंशियल. और जिसका जितना ज़्यादा इलेक्ट्रोड पोटेंशियल होगा नेगेटिव में उतनी ही ज़्यादा उसकी रिएक्टिविटी होगी. सो देख लिया आपने हाउ वी आर गोइंग टू कंपेयर. नाउ लुक एट इट. आयोनाइजेशन एनर्जीज down the group increases. अगर आयोनाइजेशन एनर्जी इंक्रीज कर रही है तो रिएक्टिविटी डिक्रीज करेगी, या यूं को रिडक्शन पावर कम हो जाएगी. सो रिडक्शन पावर डिक्रीजेस. आयनाइजेशन एनर्जी डाउन द ग्रुप अगर इंक्रीज करती है तो रिडक्शन पावर डिक्रीज करेगी. बट एक्चुअली तो आयनाइजेशन एनर्जी क्या होती है? डिक्रीज, क्योंकि एटॉमिक साइज बढ़ रहा है. सो इसका मतलब रिडक्शन पावर इंक्रीज करेगी. सो ऑर्डर क्या हो जाता है आपके पास? इन गैसियस स्टेट की बात कर रहे हैं, वी आर टॉकिंग अबाउट आयनाइजेशन एनर्जी. सो ऑर्डर क्या हो जाएगा? बेरिलियम, कैल्शियम, बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रॉन्शियम और बेरियम, ठीक. सिमिलरली यही ट्रेंड में मिलता है लिथियम, सोडियम, पोटाशियम, रुबीडियम एंड सीजियम में भी. तो आप देखोगे रिडक्शन पावर जो है वो इंक्रीज करता है. बट इन एक्वस सॉल्यूशन, हमारा ट्रेंड में चेंज आ जाता है. कैसे? देखो एक्वस सॉल्यूशन में किसको देखना है आपने? इलेक्ट्रोड पोटेंशियल को. सो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल डाउन द ग्रुप डिक्रीजेस. सो एक्वस सॉल्यूशन में रिडक्शन पावर जो है वो डिक्रीज कर जाएगी बिकॉज इलेक्ट्रोड पोटेंशियल हैज
direct relationship. Electrode potential is directly related, so it will reduce. Therefore, lithium, सोडियम, पोटाशियम, रुबीडियम, सीजियम को देखें तो ये रही आपकी रिडक्शन पावर. एंड सिमिलरली आपको कॉन्सेप्ट मिलता है आपके ग्रुप 2 के अंदर, दैट इज Be, Mg, कैल्शियम, स्ट्रॉन्शियम एंड बेरियम. सो इन एक्वस सॉल्यूशन रिवर्स ऑर्डर हो जाएगा. सो नेक्स्ट हम करेंगे केमिकल रिएक्टिविटी इन आवर नेक्स्ट क्लास. टिल देन टेक केयर, कीप स्माइलिंग एंड कीप स्टडिंग. गुड बाय.